राजधानी कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दिस इज अली अकबर हुसैन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो फॉर सिविल कोर्ट clerk examination. This video is on how to prepare for the English segment, how to prepare for your mains, okay, for your main examination. I am concerned with English part of your examination. We have already taught 2 batches, finished 2 batches. Another one is still going on. और सामान्यतः वर्नाक्यूलर मीडियम के छात्र इस बैच में थे। वर्नाकुलर से तात्पर्य हिंदी मीडियम के छात्र थे अधिकांश, और एक अल्पावधि में उन्हें वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाकर उनकी लेखन क्षमता को विकसित किया गया है। एक मैसिव रिस्पांस आया है कि एक और बैच आरंभ किया जाए, जिसके बारे में निर्णय लिया गया कि 22 मार्च से उसे आरंभ किया जाए। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन के इंग्लिश सेक्शन के लिए एक नया बैच 22 मार्च 2025 से आरंभ किया। बहुत सारे छात्रों का अनुरोध आ रहा था कि कहीं और स्थानों की तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। Anyway, today in this video, I'll talk on the strategy. उस रणनीति पे चर्चा करेंगे जो हम अपनाते हैं अपने छात्रों को फ्लुएंट करने में, राइटिंग स्किल, इफेक्टिव एसेज लिखते हैं। हम उन्हें फ्लुएंट ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। लिखना बहुत कम समय में, अति अल्पावधि में संभव नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए किसी भी विषय पर आपको जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, डेटा चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, एविडेंस चाहिए इत्यादि। इसके अतिरिक्त फिर भाषा की समस्या आती है कि भाषा पे कैसे कमांड किया जाए, और वो भी कम समय में। आइए उस पे प्रकाश डालते हैं विस्तार पूर्वक। बिफोर आई मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, यू ऑलरेडी नो, जस्ट फॉर sake of repetition, a reminder कि आपका जो पेपर है वो 20 मार्क्स का है इंग्लिश। उसमें एसेज है, लेटर्स है, प्रेसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेज हैं, और उसके अतिरिक्त इडियम्स हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, या स्पेलिंग पे आधारित प्रश्न हो सकते हैं। 20 मार्क्स में इन सबको एडजस्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन संभावना यह है कि इसे मूलतः 3 भाग में बांटा जा सकता है, 15 मार्क्स को, 5 मार्क्स को, फिर एसएफ 5 मार्क्स, लेटर्स 5 मार्क्स, essays 5 marks, letters 5 marks, précis 5 marks, and others like idioms, one word substitution, synonyms, antonyms, and spelling test को 5 में बांटा जा सकता है, या उसमें विकल्प हो सकता है। पिछले परीक्षाओं के आधार पर ये विचार आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। आइए सबसे पहले
सबसे अधिक जो कठिनाई होती है एक स्टार्टर के लिए और मूलतः हिंदी भाषी छात्रों को या छात्राओं को एसेस लिखने में, आइए उसमें एक विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हैं, विस्तार से प्रकाश डालते हैं। एसेस में सबसे पहला बिंदु है कि आप किसी भी एसे का फॉर्मेट, FORMAT, उसे फॉर्मेट कहें या आप लेआउट भी कह सकते हैं। फॉर्मेट या लेआउट कहें, बात एक है। ये क्या है? हर चीज का संसार में एक रूप है, उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। अगर वो टेंजिबल है तो इसी प्रकार से ऐसे का भी एक रूप है, प्रारूप है। उसे फॉलो करना पड़ता है। किस सूचना को कहाँ रखना है, आरंभ कैसे करना है, जिसे हम जब आप कोई ऐसे लिखते हैं सबसे पहले उसका टाइटल होता है, जिसे शीर्षक कहते हैं। शीर्षक के उपरांत आप ओपनिंग पैराग्राफ लिखते हैं और ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है उसके 3 अंग होते हैं। एक को इंट्रोडक्टरी रिमार्क कहते हैं। सबसे पहला वाक्य को इंट्रोडक्टरी रिमार्क कहते हैं। सेकंड को बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कहते हैं, और थर्ड को थीसिस कहते हैं। ओपनिंग रिमार्क क्या है? अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हैं या क्लाइमेट चेंज पे लिख रहे हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की परिभाषा से आप अपना लेख आरंभ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द अर्थ्स सरफेस टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग धरती के सतह में धीरे धीरे, धरती के सतह के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को, धरती के सतह के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसकी एक पृष्ठभूमि देंगे आप। इस वाक्य को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी रिमार्क। इंट्रोडक्टरी रिमार्क आपके आरंभिक टिप्पणी है, परिचयात्मक टिप्पणी। इसके उपरांत जो आप लिखते हैं तो आप बताते हैं, उसकी पृष्ठभूमि बताते हैं कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग ने जन्म लिया। ओके, आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, और यू कैन से ग्रीन हाउस गैसेस are mainly responsible for global warming. Greenhouse gases include carbon dioxide, methane and so on. ये उसके बारे में जो उसकी जो पृष्ठभूमि आप दे रहे हैं, कुछ और अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। आप अपने टाइटल के बारे में, आप अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क के बारे में जो कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ओके, लेट अस मूव ऑन। और जो आप लेख में लिखना चाहते हैं, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एग्जामिनर लुक्स फॉर योर थीसिस। प्लीज पे अटेंशन।
the most important part of your essay is the thesis. What is thesis? आप अपने लेख में किन बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं, डालने जा रहे हैं, किन बिंदुओं का डिटेल्स प्रभाव देने जा रहे हैं, किन बिंदुओं, किस मुद्दे पर आप लिखने जा रहे हैं, उन बिंदुओं को, उन मुद्दों को थीसिस कहते हैं. What are the points you are going to raise? What are the major points you are going to raise? And what, yeah, and you in coming paragraphs और आने वाले पैराग्राफ में आप जो भी लिखेंगे, जो आपने थीसिस में लिखा है उसी पे आप लिखेंगे. This one is the most important. उदाहरण स्वरूप, if you are writing on global warming, in your thesis you will write the following things. इन चीजों को लिखेंगे आप कि what are responsible for global warming. ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या है? What are the causes of global warming? Then you will write in thesis में आप क्या लिखेंगे? What are the effects of global warming? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है, उसके consequences क्या है, इफेक्ट्स क्या है, consequences क्या है. फिर आप लिखेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन भी है, उस सोल्यूशन को लिखेंगे कि आप किस प्रकार से इसका, कैसे इसको एड्रेस करेंगे, कैसे इसका हल प्रस्तुत करेंगे. All these 3 points must appear in your thesis in brief. आपको ब्रीफली, संक्षेप में ये सारी चीजें आपको थीसिस में लिख देना, और ये तीनों मिलकर, these 3 parts, okay, one is the first part, second part and third part. These 3 parts are called introductory paragraph or opening paragraph. Introductory paragraph or opening paragraph. Okay, introductory paragraph. Introductory paragraph. Let us move on. And whatever you have written in your thesis, you will elaborate on them in coming paragraphs. और इसके बाद जो पैराग्राफ्स आप लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको सपोर्टिंग पैराग्राफ कहते हैं. जैसे आपने लिखा कॉजेस के बारे में, आपने सपोर्टिंग पैराग्राफ, सपोर्टिंग ग्राफ्स. अगर मान लीजिए सपोर्टिंग पैराग्राफ आपने 2 पैराग्राफ दिया है, एक में कॉजेस को डिस्कस करेंगे. यू नो, कॉजेस कैन बी नेचुरल और मैन मेड. कारण मानव निर्मित भी हो सकता है या प्राकृतिक भी हो सकता है, जिसे नेचुरल कहते हैं. मैनमेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है. कारण जैसे प्रदूषण, ये मैनमेड है, आग लगना मैनमेड है, और तूफान का आना, सॉरी, वोल्केनो इरप्शन, ये नेचुरल है. और अर्थ का जो रोटेशन है उसके कारण जो हीट ट्रैप होता है वो भी नेचुरल है. तो ये कॉजेस लिखेंगे एक पैराग्राफ, एक फर्स्ट में, और सेकंड में आप क्या लिखेंगे कि इसका इफेक्ट्स क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम लिखेंगे. जैसे समुद्र का जल स्तर में वृद्धि,
सॉरी, हिमखंडों का पिघलना और उसके परिणाम स्वरूप सी लेवल का ऊपर जाना, राइजिंग सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ हिमखंडों का पिघलना, उनका मेल्टिंग और उसके फलस्वरूप, या आइस शीट्स का पिघलना, वो हिम का जो चादर है उसका पिघलना या हिमखंडों का पिघलना, और उसके परिणाम स्वरूप जल स्तर का बढ़ना। उसके और भी और भी परिणाम हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन का होना, वेदर पैटर्न में परिवर्तन आना, साथ में महामारियों का बार बार आना, ये सब उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। और अंत में इसे आप एड्रेस करेंगे, जिसे कहते हैं, एक और पैराग्राफ लिखेंगे जिसको कहते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये एक ही पैराग्राफ पे आधारित होता है सामान्यतः। इसमें आप इसका सॉल्यूशन प्रस्तुत करेंगे, एड्रेस कैसे करेंगे, हाउ टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग, इसकी चर्चा करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिसके बारे में छात्रों से इंटरेक्शन के बाद, उनसे संवाद के बाद, उनसे बातचीत से ये पता चलता है कि उन्हें सबसे, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उन्हें भाषा में कठिनाई होती है। आप पूछ सकते हैं कि इस कठिनाई के लिए हम लोग क्या करते हैं। बीइंग अ टीचर, being a teacher, let me write here. I need a space to write. Okay. सबसे पहले सेंटेंस स्किल, सेंटेंस स्किल्स छात्रों में वाक्य बनाने की क्षमता को विकसित करते हैं, और उसके लिए पूरे ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। उसमें मूलभूत टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वाक्य बनाने के लिए टेंसेस का, डिफरेंट टेंसेस है, इसका अध्ययन करते हैं। उसके अतिरिक्त ये भी देखते हैं कि इस छात्र से सामान्यतः सब्जेक्ट के लिए वर्ब के चुनाव में जो गड़बड़ी होती है उसका हल किया जाए, और साथ में छात्र प्रोनाउन के चुनाव में भी गलती करते हैं। इस गलती से कैसे बचा जाए, तो सही प्रोनाउन का चुनाव, इसके संबंध भी एक ब्रीफ और एक संक्षेप में उन्हें बताया जाता है। और इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है कि वाक्यों को जोड़ना, वाक्यों को कनेक्टर जिसे कहते हैं। कभी कभी यह स्पष्ट रखने की बात है, कभी कभी हम वाक्यों को जोड़ते हैं और कभी कभी दो वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, या दो उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, और कभी कभी आप वाक्यों को नहीं जोड़ते, एक विचार को दूसरे विचार से जोड़ते हैं, उसे भी कनेक्टर कहते हैं। हालांकि उसके लिए एक सेपरेट टर्म भी है, एडवर्बियल कनेक्टर, उसका प्रयोग करते हैं। और वाक्यों को जोड़ने के लिए आप कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं।
और ये मूलभूत बहुत अधिक नहीं है, उनकी चर्चा करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि वाक्यों को आप कैसे जोड़ेंगे। और लिखने के क्रम में छात्रों से पंक्चुएशन में भी गलती होती है। पंक्चुएशन की त्रुटि को कैसे सही की जाए और स्पेलिंग मिस्टेक से कैसे बचा जाए, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आरंभ में एक अच्छा और प्रभावी लेख के लिए कि स्ट्रैटेजी क्या हो, उसी स्ट्रैटेजी का ये अंग है। और कुछ और भी बातें हैं, जैसे लिखने से पहले किसी मुद्दे पर ब्रेन स्टोर्मिंग कहते हैं। ब्रेन स्टोर्मिंग कैसे की जाए, जानकारी कैसे जमा की जाए, लिखने के समय एक रफ आइडिया उसका बनाए और सूचना को सही क्रम में रखें, ऑर्डर, राइट ऑर्डर में रखें। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, एक ट्री इनफैक्ट उसे कहते हैं, उस ट्री को बनाते हैं। उस पे लिखने के लिए, उस टॉपिक पर लिखने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, सेंटेंस पैटर्न को देखते हैं, कैसे आरंभ किया जाए, कैसे उसका कंक्लूड किया जाए, सपोर्टिंग पैराग्राफ में क्या लिखा जाए। और लिखने के उपरांत आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन सबसे महत्वपूर्ण है। ये इवैल्यूएशन किया जाएगा कि आपके ऐसे में के गुड पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, और फर्दर उसका सुधार कैसे किया जाए। जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर उनके संपर्क में हो तो इस पे बहुत आपको संतोषजनक उत्तर मिल सकता है। राइट नाउ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम वी शुड मूव अहेड। आइए अब एक और सेक्शन पे, राइटिंग सेक्शन के एक और भाग पे प्रकाश डालता हूं। लेटर, आप जानते हैं कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फर्स्ट इज फॉर्मल, सेकेंड इज इनफॉर्मल। ये सेक्शन एसएस सेक्शन से मेरे विचार में और छात्रों की जो प्रतिक्रिया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं अधिक सरल है। परंतु आप जानना चाहेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है। फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र जिसकी भाषा निर्धारित होती है उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं, जिसके भाषा में को आपको औपचारिक भाषा में लिखना पड़ता है, पहले से डिसाइडेड है। इनफॉर्मल जिसमें बोलचाल की भाषा लिखते हैं। सामान्यतः इनफॉर्मल लेटर्स आप अपने भाइयों को, अपने भाई बहन या संबंधियों को, मित्रों इत्यादि को लिखते हैं। इसकी भाषा बोलचाल की भाषा में होती है, कॉन्वर्सेशनल होता है। फॉर्मल लैंग्वेज जनरली ग्रामेटिकल और रिटन, फॉर्मल रिटन इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन किया जाता है, और यहाँ कॉन्वर्सेशनल होती है बातें, कॉन्वर्सेशनल बोलचाल की भाषा होती है। ये तो काइंड्स की बात है। दूसरा बात है फॉर्मेट। फॉर्मेट दोनों के अलग अलग फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर्स जैसे आप एडिटर को लिखते हो, या आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को अगर आप लिखें, या वाटर बोर्ड के चेयरमैन को आप लिखें,
उसका प्रारूप, फॉर्मेट और इनफॉर्मल का फॉर्मेट भिन्न हो सकता है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये चाहे ऐसे हो या लेटर्स हो, जहां फॉर्मेटिंग की बात है, जहां भी फॉर्मेटिंग होगी वहां मार्जिन की भी बात आएगी कि आप आरंभ में कितना स्थान छोड़ेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कितना स्थान छोड़ेंगे। ये आपको एसेज में भी छोड़ना है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 1.5 इंचेस का इंटरनेशनली, उसे मेंटेन करना है। लेकिन अगर पहले से दिया हुआ हो तो उसमें विवाद का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कम से कम आप कैंडिडेट होने के कारण आपको ऊपर नीचे और दाएं मार्जिन छोड़ना है, और मार्जिन के साथ साथ ये भी देखना है कि अलाइनमेंट कहते हैं, ALIGNMENT, आप अलाइनमेंट मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। लेफ्ट साइड में आपका मार्जिन से सटे हुआ होना चाहिए, और राइट में अलाइनमेंट मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वाक्य छोटे बड़े होने के कारण एग्जैक्ट अलाइनमेंट नहीं हो सकता। ये आपको विस्तार से जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस पे प्रकाश डालूंगा। फर्स्ट इन द वेरी फर्स्ट क्लास I'll shed light on these things, margin, alignment and so on. और फॉर्मेट की जहां तक बात है कि फॉर्मल लेटर्स हो या इनफॉर्मल, सबसे पहले क्या लिखेंगे। फॉर्मल में सामान्यतः सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस को लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, पद, पाने वाले का पद, एंड एड्रेस, पता लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं, उसके बाद बॉडी लिखते हैं। बॉडी का अर्थ है कंटेंट, जो वास्तव में आप पत्र में जो लिखते हैं उसे कंटेंट हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, वही कंटेंट बॉडी क्या है, आपका हम कंटेंट है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, क्लोज लिखते हैं। उसके बाद अपना नाम, जिसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। In a short video, it's not possible to elaborate on each and everything. Let us move on. इनफॉर्मल लेटर्स में सेंडर्स एड्रेस को हटा देते हैं, डेट से आरंभ करते हैं, डेट से आरंभ करते हैं। इस डेट के बाद आप सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, या रिसीवर का को लिखते हैं, और उसके साथ जैसे डियर इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, डियर अनुज सपोज। उसके बाद आप पत्र को लिखते हैं। प्राप्तकर्ता के पद नाम को नहीं लिखते हैं, केवल भेजने वाले के नाम, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस को लिखते हैं, डेट लिखते हैं। उसके बाद द पर्सन एड्रेस्ड से एड्रेस करते हैं, उसके बाद बॉडी लिखते हैं, उसके बाद कंप्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः योर सिंसियरली का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर्मल लेटर्स में कंप्लीमेंट्री क्लोज अलग होगा,
और इनफॉर्मल में अलग होगा। इनफॉर्मल में अगर बड़ों को लिख रहे हैं तो वहां अलग होगा, और छोटों को लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, उसके लिए अलग होगा। we we will be discussing in classes, and now I would like to tell you, sometimes there may be changes within formal itself. कभी कभी फॉर्मल में ही परिवर्तन हो सकता है, परिस्थितियां, जैसे अगर आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा, और अगर आप म्यूनिसिपल कमीशन को लिख रहे हो तो उसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। फिर बात हुई कि इसके भाषा की, तो भाषा, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मल लैंग्वेज जो है, फॉर्मल लेटर्स के लैंग्वेज से परिचित होना आवश्यक है कि किन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे अगर आप चाहते हो वांट का प्रयोग करना, तो वांट का प्रयोग नहीं करके वुड लाइक का प्रयोग करोगे। किस प्रकार से फॉर्मल लेटर्स में लैंग्वेज में जो पिटफॉल है, गड़बड़ी है, उससे बचा जा सके, गलती से बचा जा सके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रेसिंग। सॉरी, the spelling is, there is a spelling here, precis, I is not needed, okay, precis, pressing, precis, yes, okay. What pressing? Pressing is a French word. It means to cut short, काट कर छोटा। ये मूलतः लैटिन भाषा से फ्रेंच में गया है, जिसका अर्थ है किसी भी चीज को काट कर छोटा करना। प्रश्न है कि आप प्रेसी कैसा लिखेंगे। कुछ मूल चीजों पे प्रकाश डालता हूं। सबसे पहले जिस विषय पर लिखेंगे, सबसे पहले आप उसका टाइटल चुनेंगे। टाइटल चुनने का आधार क्या होगा? ये मूलतः थीम आधार होता है, किस बिंदु पर वो पैसेज आधारित है। जो थीम है, सेंट्रल जो आइडिया है, उसके आधार पर आप उस टाइटल को चुनेंगे। उसके उपरांत उसमें माइनर इंफॉर्मेशन, छोटी मोटी जानकारी, अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स, अनावश्यक जो सूचना है उससे बचेंगे। ग्रामेटिकली शॉर्ट सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे। एक ही वाक्य को अधिक शब्दों में भी लिखा जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं आई सॉ हिम गोइंग, आप ये भी कह सकते हैं आई सॉ दैट ही वॉज गोइंग। तो आपको फर्स्ट जो मैंने बताया उसे आप प्रीफर करेंगे, क्योंकि भाव दोनों का एक है, अर्थ एक है, लेकिन शब्दों की संख्या अलग है। तो ग्रामेटिकली आप उसे कंडेंस करेंगे, शॉर्टन करेंगे, और साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी प्रयोग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जैसा मैंने आपको बताया कि सभी के फॉर्मेट होते हैं, उसी प्रकार से प्रेसी के भी फॉर्मेट है। प्रेसी को एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी रिमार्क देंगे, इंट्रोडक्टरी रिमार्क आप देंगे। उसके उपरांत अगर इशू बेस्ड है तो समस्या की चर्चा करने के बाद, जैसा कि आपने लिखा कॉज आपने पहले देखा, उसके बाद इफेक्ट को देखेंगे अगर इशू पे बेस्ड पे है, और फिर उसका कंक्लूजन। लेकिन ये विषय चेंज होने पर, अगर इशू बेस्ड नहीं है, किसी की बायोग्राफी है, अगर डिस्क्रिप्टिव है,
नैरेटिव है तो उसके अनुसार तय होगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, लेकिन बनाने से पूर्व इसका रफ आइडिया आपको बनाना पड़ेगा कि आप इसे कैसे बनाएंगे। पहले आप क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या। ओके, इन सब के अतिरिक्त कुछ बिंदु है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करेंगे, रिपीटिशन से बचेंगे, रिपीटिशन से बचेंगे, और पैराफ्रेजिंग का अर्थ है एक ही बात को किसी अन्य शब्दों के से कहने की क्षमता। दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग भी का भी आप प्रयोग करेंगे और इसको छात्रों को पैराफ्रेज कैसे किया जाए, किसी एक भाव को दूसरे शब्दों से कैसे प्रकट किया जाए, इसमें भी प्रशिक्षण दिया जाए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? अब क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन is your ability to understand and interpret a text. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? एक पैसेज है जो आपको दिया जाता है और आपकी जांच की जाती है कि आप उसे कितना बढ़िया ढंग से पढ़ के समझ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके पैसेज में ही दिए रहेंगे। एसेज, तैयारी के क्रम में एसेज और लेटर्स इत्यादि जो आप पढ़ेंगे उसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। आप टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, प्रोनाउन रेफरेंस पढ़ेंगे, आप ट्रांजिशंस पढ़ेंगे, आप कनेक्टर्स पढ़ेंगे, सबका एक अच्छा मिला जुला प्रभाव होगा। और साथ में प्रतिदिन आपको ग्रेडेड कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाएंगे। अचानक कठिन नहीं दिए जाएंगे, ग्रेड के अनुसार धीरे धीरे आप इसको विकसित किया जाएगा इसको। और इसके लिए मूल जो आवश्यक है पैसेज बनाने के लिए, काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके, साथ में काइंड्स ऑफ पैसेजेस कितने होते हैं इत्यादि जानकारी आपको दी जाएगी। और साथ में इसके ट्रिक्स या टैक्टिक्स, ये दोनों बताए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वोकैबुलरी सेक्शन। महत्वपूर्ण है, लेकिन एसेस, लेटर्स और प्रेसी संभावना है अधिक मार्क्स करेंगे, फिर भी इस सेक्शन को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। आइए सबसे पहले वोकैबुलरी एंटोनिम को देखते हैं। अगर आपको शब्द दिया जाए अटेन, आपसे कहा जाएगा कि इसका आपको एंटोनिम लिखना। आइए सबसे पहले ये शब्द अटेनुएट क्या होता है? ग्रामर के अनुसार ये वर्ब है, क्रिया है, और ये क्लू है आपके लिए, ट्रिक है। तो वो शब्द जो सामान्यतः ATE में जिनके अंत होते हैं वो वर्ब होते हैं। अटेनुएट का अर्थ है, हिंदी है कमजोर करना। इंग्लिश क्या है?
वीकन, वीक मीन्स कमजोर, ईएन लगाकर उसे वर्ब बना दिया जाता है, वीकन कमजोर करना। और इसका एंटोनिम जो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एंटोनिम लिखना है, तो आप अपने तर्क के आधार पर बता सकते हैं। कमजोर करने का विपरीत होगा मजबूत करना, शक्तिशाली बनाना। और स्ट्रेंथ का क्या अर्थ होता है? STRENG, स्ट्रेंथ में शक्ति, और आप ईएन लगाकर इसे वर्ब बना देते हैं, स्ट्रेंगथेन, शक्तिशाली बनाना। अटेन्युएट, कमजोर करना, स्ट्रेंथेन, शक्तिशाली बनाना। यह एंटोनिम है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद, लेकिन कितने शब्दों को याद किया जाए? ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि शब्द के भंडार तो बहुत अधिक नहीं। एस्पिरेंट्स अनुभव के आधार पर, परीक्षाओं के पैटर्न के आधार पर, और शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, उसके आधार पर उन शब्दों का चुनाव होगा, चाहे वो सिनोनिम हो या एंटोनिम, और उसकी प्रैक्टिस कराई जाए। अनंत एक श्रृंखला नहीं, अनंत श्रृंखला शब्दों का नहीं दिया जाएगा। एक कलेक्टेड शब्द दिया जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। एंड नाउ लुक एट, हैव अ लुक एट synonym. The synonym is the word is nonchalance. क्या होता है? What is it? Nonchalance. इसी से शब्द बना है, नॉनशलेंट भी बना है। इसको आप हिंदी में अगर आप चाहो तो इसे कह सकते हो नियंत्रण, आप कह सकते हो नियंत्रण, नियंत्रण कह सकते हो, नियंत्रण। इसको इंग्लिश में आप क्या कह सकते हो? कंट्रोल आप कह सकते हो साधारण शब्द में, या आप कंपोजर कह सकते हो, या कूलनेस कह सकते हो। और इसका विपरीत है, सॉरी नॉट विपरीत, सॉरी, ये इसका सिनो है, कंट्रोल और कंपोजर। ओके, नाउ मूव ऑन टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समथिंग that can be drunk, कोई चीज जिसे पिया जा सकता है, जो पीने योग्य है, उसे क्या कहते हैं? आपको एक गिलास पानी दिया जाए, अगर वो पीने योग्य है, स्वच्छ है, ताजा है, तो पीने योग्य है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा भी होता है कि वो पीने योग्य नहीं है, गदला है, गंदा है, प्रदूषित है, बहुत कई दिनों का रखा हुआ है। तो जो चीज पी जा सकती है, आप जानते होंगे, उसे आप साधारण शब्दों में आप ड्रिंकेबल कह सकते हैं। ड्रिंक मीन्स पीना, एबल मीन्स योग्य, जो पीने। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका इससे काम नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा उसे पोर्टेबल कहते हैं। पोटा का अर्थ होता है पीना, हमारे हिंदी का पोटा नहीं। ओके, ये लैटिन शब्द है। पोटा मीन्स पीना, पोर्टेबल मीन्स पीने योग्य। अगर वो पीने योग्य नहीं है तो इसमें इम लग जाता है, इम्पोर्टेबल। जो खाने योग्य है उसे एडेबल कहते हैं, जो पीने योग्य है उसे पोर्टेबल कहते हैं, जो ढोने योग्य है उसे पोर्टेबल कहते हैं। पोर्टेबल, नॉट पोर्टेबल, PORTABL, पोर्टेबल कहते हैं। जो समझने योग्य है उसे इंटेलिजिबल कहते हैं, इत्यादि। जो पढ़ने योग्य है उसे लेजिबल कहते हैं, LEGIBL।
और जो नौकरी देने योग्य है उसे एलिजिबल कहते हैं, इत्यादि। ये वोकैबुलरी पोर्शन है। यू कैन हैव अ लुक एट सभी चैप्टर्स का के पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ, साथ में चैटिंग की भी सुविधा होगी ऑनलाइन ज्वाइन करने वालों के लिए। मंडे से फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, सैटरडे को टेस्ट रखा है। डियर एस्पिरेंट्स, I have to some extent dwelt at length, एक हद तक मैंने विस्तार से क्या पढ़ाई होगी, कैसे होगी, इस पर प्रकाश डाला है। लेकिन समयाभाव होने के कारण बहुत सारे बिंदुओं पर विस्तार से प्रभाव नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आई होप कि दिस विल कम हैंडी टू यू ऑल। ये सब ये आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा और आपकी तैयारी में विल बी ए माइलस्टोन, ये मील का पत्थर सिद्ध होगा। विद दिस आई wrap up this discussion. See you in the forthcoming video. Until then, good night. Take care.